हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारा जो है सामाजिक अध्ययन जो विषय है वो आपका चल रहा है और हम लोग इसमें ज्योग्राफी के चैप्टर्स को आपका देख रहे हैं। इन्वायरमेंट जो चीज़ें आपकी महत्वपूर्ण है, चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं हम लोग। वन और वन्य जीव संसाधन, इसको हम लोग आपका देख रहे थे और हमने देखा था कि आपका किस प्रकार से हमारे अपने पर्यावरण से कुछ वनस्पतियां गायब हो रही हैं, कुछ जीव जंतु आपके लुप्त हो रहे हैं। उनके लुप्त होने से क्या संकट आपके पैदा हो सकते हैं हमारी अपने पर्यावरण में, हमारी पारिस्थितिकी में। इन सारी चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं और इनको आपका बहुत अच्छे से हम लोग आपका पढ़ रहे हैं। क्लियर है बच्चों? तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान देना है, बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है, ताकि हर एक चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ सकें उनको और बहुत अच्छे से आप उनको एक्सप्लेन कर सकें। यही मेरी उम्मीद है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, अगर किसी बच्चों को कोई भी डाउट है, किसी पर कोई कमेंट है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी, अपना प्रश्न ले सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। चलिए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, चैप्टर आपके सामने है और आप जैसा कि जानते हैं कि जो हमारा अपना चैप्टर है वन एवं वन्यजीव संसाधन, इसको हम लोग आपका देख रहे हैं और इसी के अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ों को इसमें लेंगे और किस तरह से हमने सुबह जो आपका वेनरेबल जो आपकी सूची है उसको हमने देखा, दुर्लभ जातियों को देखा, स्थानिक जातियों को देखा, लुप्त जातियों को देखा। इन सारी चीज़ों को आपका हमने इस लेक्चर के माध्यम से इनको पढ़ा है, इनको देखा है और इनको समझा है, ताकि हर एक चीज़ को हम लोग बहुत अच्छे से जान सकें और हम हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से इसको पढ़ सकें, ताकि कोई चैप्टर क्या है वो आपका किस प्रकार से वो आपका जुड़ा हुआ है, ताकि इन सारे जुड़ावों को हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से हम बहुत अच्छे से उसको पढ़ लें और वो आपका देख लें। देखिए, आपको ध्यान देना होगा कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग आपका यहाँ तक जो था इसको अंतिम कर चुके थे। आज हमें जो है इससे आगे की जो अपनी चीज़ें हैं उनको पढ़ना है और इनको आपको देखना है। क्लियर है बच्चों? देखिए, बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद यह मानते हैं कि वनों वनों की संसाधनों की बर्बादी में पशु चारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। कह रहे, चाहे आपके वन अधिकारी जो आपके फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं, चाहे उनकी बात ले लो या आप किसी और को भी ले लो जो इसमें आपके पर्यावरणविद है, जो इनका मानना क्या है बच्चों, जानते हैं आप लोग क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि जो भी हमारे वन संसाधन जो आपके बर्बाद हो रहे हैं, उसको बर्बाद करने में दो चीज मेन आपके फैक्टर हैं। पहला है पशु चारण, जहाँ पशुओं की आपकी चराई होती है, और दूसरा है ईंधन के रूप में जो हम लोग आपका लकड़ी का प्रयोग करते हैं। यही दो कारण हैं जिनके कारण से वन संसाधन आपके नष्ट हो रहे हैं। यदि भी इनमें से कुछ सच्चाई हो सकती है, परंतु चारे और ईंधन हेतु लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति मुख्यतः पेड़ों की टहनी काटकर की जाती है। अब कह रहे कि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है कि चारे के लिए हो, चाहे आपके ईंधन के लिए हो। लकड़ी की जब भी हमको आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम जो आपके पेड़ होते हैं हम उनकी टहनियों को काट लेते हैं। क्लियर है? ना कि पूरे पेड़ को काटकर। और हम लोग क्या नहीं करते, हम पूरे पेड़ को नहीं काटते। वन पारिस्थितिकी तंत्र देश के मूल्यवान पदार्थ, खनिजों और अन्य संसाधनों का संचय कोष है। कैसा है बच्चों? संचय कोष है ये आपका। किसका? खनिज है आपके, जो अन्य संसाधन है, ये उनका आपका संचय कोष है। ध्यान देना है। जो तेजी से विकसित होती औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग है। और क्या है? तेजी से आपकी बढ़ती हुई औद्योगिक जो आपका शहरी अर्थव्यवस्था है उसकी मांग की पूर्ति के लिए आपको क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, ये ध्यान देना। ये आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं। क्या कह रहे हैं? अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं और
विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष में अनुकूल परिस्थिति पैदा करते हैं। कह रहे जो भी लोग हैं अलग अलग, और जो भी आपके विभिन्न जो आपके वर्ग हैं उनके बीच में जो भी संघर्ष होता है, स्पर्श होता है, उन चीज की जो भी आपकी परिस्थिति है उसको क्या करते हैं ये लोग आपका मेंटेन करते हैं, उसको आपका ये सारी चीजों को उनको बनाए रखते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान देना, हिमालय में अगर आप लोग देखोगे तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे पर्वत मिलते हैं, और उन पर्वतों पर आप देखिए वहाँ किस प्रकार से घास, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म इत्यादि ये सब बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं। ये कहीं ना कहीं आपका सहचर, आपका संबंध है प्रकृति का और उन जीव जंतुओं का, जिसके कारण ये सब कुछ बैलेंस बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि अगर इस पृथ्वी के जो चक्र है, मान लीजिए अगर कोई हमारे हिमालय में कोई पेड़ है, अगर वो पेड़ पूर्णतः लुप्त हो जाए तो उसके लुप्त होने के कारण हमको कम से कम 50 उसके इम्पैक्ट हमको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे पर्यावरण पर, हम पर पड़ते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल में आपको चील का दिया था कि किस तरह से चील खत्म हो रही है, डेकाफरॉन है वो क्यों वो आपका समाप्त हो रहा है, इन सब चीजों को मैं आपको पहले बता चुका। अब देखिए हिमालयन यव संकट में है। अब देखिए हिमालय यव चीड़ की एक प्रकार का सदाबहार वृक्ष है। अब आपको पता होगा हिमालयन यव जो है वो क्या है, टाइप ऑफ आपका चीड़ का ही एक आपका वृक्ष है। एक औषधि पौधा है जो हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियां, टहनी और जड़ों से टस्कोर नामक आपका रसायन निकलता है तथा इससे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। टक्सोल, अब देखिए क्या निकलता है, आपका टक्सोल निकलता है, और हाँ बच्चों किसके लिए आपका बेनिफिट है, कैंसर रोग के लिए। तो ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, ऐसी बहुत सारी औषधियां हैं, बहुत सारी ऐसी घास हैं जो हमारे आपके क्या है मेडिकल में बड़ा हेल्पफुल है, और मेडिकल में हेल्पफुल होने के लिए उनका हम लोग लगा भी रहे हैं, उनका कल्टीवेशन भी कर रहे हैं हम लोग, और उनको नष्ट भी कर रहे हैं, दोनों चीज ही हो रही हैं। ठीक है, इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर की औषधि है, और कह रहे जो सब दवाई बनती है वो कैंसर में बिकने वाली सबसे तेज औषधि है। इसके अत्यधिक निष्कासन के बाद इस वनस्पति को खतरा पैदा हो गया है, और जिस तरह से इसको निकाला जा रहा है, इसके निकालने से वनस्पति क्या हो गया, खतरा पैदा हो गया। पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ सूख गए हैं। क्या हो गया, हजारों पेड़ आपके सूख गए हैं। तो इन सब चीजों को आपको देखना है। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में वन्य जीव के आवास का विनाश। अब कह रहे हैं कि जो भारत में आपकी जैव विविधता जो आपकी कम हो रही है, बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है। देखिए जैव विविधता को आपको समझना होगा, जैव विविधता है क्या। सिंपल से अगर मैं कहूं तो हमारी पृथ्वी का और पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म का जो सहचर संबंध है, वो सहचर संबंध मतलब एक दूसरे से जो आपके मिले जुले हैं, उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। अब देखिए, अब आप एग्जाम्पल देखिए, एक सरसों का पेड़ है, कहाँ उग रहा है, हमारी पृथ्वी पर। जब वो उगता है तो उसमें मेन रोल किसका है उगने में, सरसों के पौधे का। उसको पानी भी मिलता है, उसको धूप भी मिलता है, और उसको सारी चीजें मिलती हैं। अब देखिए उसका जो फल है, जब उसका फूल आते हैं तो फूल से शहद कौन बीनता है, मधुमक्खी। तो मधुमक्खी का क्या है, वो घर है, आप मान लीजिए उसका पालन पोषण की जगह है। ठीक है, और उस शहद को कैसे लाते हैं, हम लोग प्रयोग में लाते हैं, बहुत सारी दवाइयों में गिरता है। तो एक चीज से आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई एक पौधा ही गायब हो जाए तो ना जाने कितने इफेक्ट हमको उसके दिखाई देते हैं। अब कह रहा है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपका हमारी जैव विविधता को आपका नष्ट कर रही हैं, हमारी जैव विविधता को आप कम कर रही हैं। उन सारी चीजों को हम लोगों को इसमें देखना है कि कौन सी चीजें हैं, आप इनको समझ सकते हैं। पहले कह रहा है वन्य जीव आवास का विनाश। कह रहे जहां भी आपके वन्य जीव जो आपके रहते हैं, हमने क्या कर दिया, उनका विनाश कर दिया है। ठीक, जंगली जानवरों को मारना और आखेटन। अब देखिए हम क्या करते हैं, जो भी आपके जंगल में जानवर मिलते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण और विषय वितरण के दानव दलन आदि शामिल हैं।
हम लोग क्या कर रहे हैं, वो आपका पॉल्यूशन कर रहे हैं और कुछ जहरीली जो आपकी चीजें हैं, गैस वगैरह उनका कर रहे हैं और साथ में हम लोग आग लगा रहे हैं जंगलों में, जिससे क्या हो रहा है, ये सारी चीजें बड़ी मात्रा में हम लोगों को दिखाई दे रही हैं, जिससे पर्यावरण का नाश हो रहा है बच्चों। क्लियर है, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारकों में संसाधनों का असमान बंटवारा व उनका असमान उपभोग और पर्यावरण के रखरखाव की जिम्मेदारी में असमानता शामिल है। क्या क्या चीजें हैं? जो आपका पर्यावरण है, उस पर्यावरण विनाश है, और जो आपके मुख्य संसाधन है उनका असमान बंटवारा है, और उनका उपभोग है, और वहाँ उनका रखरखाव है। ये सब चीज जो है इसमें आपका शामिल है। इन सब चीजों को आप लोग इसमें देख सकते हैं। आमतौर पर विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को माना जाता है। यदि एक अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसत से 40 गुना ज्यादा है, इस प्रकार शायद भारत के 5% धनी लोग 25% गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधन का उपयोग पर्यावरण को आधुनिक नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए क्या करते हैं कि 5% लोग ऐसे हैं, आपको देखने के लिए मिलेगा कि भारत में धनी लोग क्या करते हैं कि 25 गरीब प्रतिशत लोगों के बराबर वो क्या करते हैं, पर्यावरण का नुकसान करते हैं। ठीक, यानी कि जो रिच पर्सन होगा, 5 ऐसे रिच पर्सन है जो गरीबों की तुलना में 25 के मुकाबले आपका पोल्यूशन चीजों को बिगाड़ेंगे या आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे। इन 5% लोगों को पर्यावरण रखरखाव की कोई जिम्मेदारी नहीं है। कह रहे कि जितना नुकसान 25 लोग करते हैं गरीब, उतना कौन कर रहे हैं, ये 5 अमीर लोग कर रहे हैं, और उन्हें कोई मतलब नहीं है बाप के पर्यावरण के रखरखाव से। इसका एग्जाम्पल आप दिल्ली में समझ सकते हो। आप दिल्ली के अंदर जाओगे बच्चों, पर्यावरण की क्या स्थिति है, ऑक्सीजन का क्या लेवल, आप उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं आप। सबको अपनी कार चलानी है, कोई अपनी कार से नीचे नहीं उतर रहा, दिन ब दिन कार वहां बढ़ती जा रही है, पॉल्यूशन, ट्रैफिक, रेड लाइट, सब कुछ हो रहा है वहां। क्या ऐसा है कि वो एक बाप का पौधा भी लगाते हो? आप हमारे पहाड़ों में जाकर देखिए, लोग अपने जन्मदिन पर, क्लियर है, कुछ उत्सवों पर, और हम लोग आपका हरेला त्योहार मनाते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी पारंपरिक तौर है कि हम लोग अपने वनों को मेंटेन रखते हैं, क्योंकि हमारे संस्कृति और संरक्षण का पार्ट है। क्यों बच्चों, है कि नहीं है? इसीलिए हम इन सब चीजों को करते हैं। अब देखिए, ये कह रहे हैं वनों और वन्य जीव का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय ही नहीं है। जैव संसाधनों का विनाश संस्कृति विविधता के विनाश से जुड़ा है। जैव विनाश के कारण कई मूल जाति और वन पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि जो जैव संसाधनों का जिस तरह से आपका विनाश हो रहा है, उस विनाश के कारण जो आपकी संस्कृति है, उस संस्कृति में जो आपकी विविधता है, उनका विनाश होता जा रहा है। और जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां और बहुत सारी वन आधारित समुदाय आपके क्या हो रहे हैं, आपके निर्धन हो रहे हैं। देखिए, जैव का तो जो आपकी प्रजातियां हैं या फिर जो कुछ आपकी वेजिटेशन वहां आपकी मिलती हैं, वो सब चीजें नष्ट हो रही हैं, और साथ में कुछ ऐसे समुदाय हैं, खास करके वो जनजातीय लोग जो आपके जंगलों में निवास करते हैं। अब जब वन ही नष्ट हो जाएंगे तो उनको वन संसाधन प्राप्त करने में, वन संपदा प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई हो जाएगी, और आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए हैं। यह समुदाय खाने पीने, औषधि, संस्कृति, अध्यात्म इन वनों पर, जीव पर निर्भर है। और कैसे हैं कि वो इन वनों पर, इन जीवों पर, औषधियों पर, संस्कृति, अध्यात्म पर ही आपका जीवित है। गरीब वर्ग में भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित हैं। कई समाज में खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यकताओं की वस्तुओं को इकट्ठा करने की मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं की होती है। कह रहे कि कई समाज ऐसे हैं, कई समाज में खाना हो, चारा हो और जल हो, इन सब की आवश्यकताओं की चीजों को एकत्रित करने की जिम्मेदारी किनकी? आपकी महिलाओं की होती है। जैसे ही इन संसाधनों की कमी होती जा रही है, महिलाओं पर कार्य का भार बढ़ता जा रहा है, और कई बार तो उन्हें संसाधन इकट्ठा करने में 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है।
यानी कि पानी के लिए, जल के लिए, लकड़ी के लिए, चारे के लिए जो लोग जंगलों में रहते हैं उनको 10-10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। आप समझते हैं उनकी लाइफ कितनी कठिन है। इससे उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ती हैं और कह रहे हैं यही कारण है कि उनको गंभीर स्वास्थ्य जो आपकी समस्याएं हैं वो आपकी झेलनी पड़ती हैं। काम का समय बढ़ाने के कारण घर और बच्चों की उपेक्षा होती है। क्या होती है? उनकी उपेक्षा होती है, जिसके गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम हो सकते हैं। वनों की कटाई, परोपकार जैसे सूखे, बाढ़ गरीब के तबके को सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। क्या चीजें होती हैं? जो बाढ़ हैं, इन सब चीजें हैं, ये सारी चीजें से बड़ी प्रभावित होती हैं। इन स्थितियों में गरीबी, पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम है। भारतीय उपमहाद्वीप में वन और वन्य जीव मानव जीवन में महत्वपूर्ण कल्याणकारी है। अतः यह आवश्यक है कि वन और वन्य जीव के लिए संरक्षण की सही नीति अपनाई जाए। क्या हो सके? वन और आपके वन्य जीव के लिए जो सही चीजें हैं वो आपका अपनाई जाए। भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण, क्या कह रहे हैं? वन और भारत में वन्य जीव का संरक्षण। वन्य जीव और वन तेजी से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत अधिक आवश्यक हो गया है। कह रहे कि जो आपके वन्य जीव हैं, जो वन है, उनका संरक्षण बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है बच्चों? क्योंकि ये आपके तेजी से नष्ट हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। परंतु हमें वनों और अन्य जीवन का संरक्षण करने का आवश्यक क्यों है? कह रहे हम वनों को और जो आपके वन्य जीव हैं उनको संरक्षण कर रहे हैं, ऐसा क्यों आवश्यक है? संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है और हमारे जीवन साध्य संसाधन जल, वायु और मृदा बने रहते हैं। कह रहे कि अगर हम लोग इन सारे आपके जीविका और जो आपके पर्यावरण का अगर हम लोग आपका संरक्षण कर देंगे, इस संरक्षण से पारिस्थितिकी जो आपकी विविधता वो बनी रहेगी तथा हमारे जीवन में साध्य संसाधन है जैसे कि जल, वायु और मृदा, ये भी क्या होंगे आपके बच्चों? बने रहेंगे। ध्यान देना क्या होगा? ये सारे भी जो हैं हमारे जीवन में आपका बने रहेंगे। इसलिए यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता को भी संरक्षित करती है। क्या करती है? कि इससे क्या होगा कि हम बेहतर आपका जनन कर सकते हैं और बेहतर आपका जेनेटिक जो आपकी विविधता है हम उसको भी संरक्षित कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमें कृषि में विभिन्न पारिस्थितिकी फसलों पर निर्भर है। जलीय जीव विविधता मोटे तौर पर मछली पालना बनाए रखने का निर्भर है। और कह रहे हैं कि आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे, मोटे तौर पर मछली पालने को बनाए रखना भी इस पर आपका निर्भर है। अब देखिए 1960 और 1970 के दशक के दौरान पर्यावरण संरक्षण ने राष्ट्रीय वन्य जीव सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर की मांग है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया, जिसमें वन्यजीव के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। कह रहे बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसमें आपका रक्षित जो आपकी चीज है उनकी सूचियां भी आपकी जारी की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रबंधन पर, वन्य जीव आवासों का कानूनी क्षरण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने में आपका प्रबल जोर दिया गया। क्या किया गया? इन सब चीजों पर आपका प्रबल जो है आपका जोर दिया गया। पश्चात कांग्रेस सरकार की कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए, जिनके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। केंद्र सरकार ने कई परियोजनाओं में भी घोषणा की है कि जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणी को संरक्षण प्रदान करना है। इनमें ये प्राणी हैं आपके बाघ, एक सींग वाला गैंडा और कश्मीरी हिरण, हंगुल, हंगुल है बच्चों आपका कश्मीर का हिरण, 3 प्रकार के मगरमच्छ। पहला मगरमच्छ है आपका स्वच्छ आपके जल में रहने वाला, एक लवणीय जल में रहने वाला और एक है घड़ियाल।
और एक है एशियाई हाथी और अन्य प्राणी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले हाथी, काला हिरण, चिकारा, भारतीय गोंडवाना, हिम तेंदुआ आदि के शिकार और व्यापार को पूर्णतः अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी क्षरण दिया गया कि आप क्या नहीं कर सकते, इनको ना आप मार सकते हैं, ना आप इनका ट्रेड कर सकते हैं। ये सब क्या है, अनलीगल है। आप इसको देख सकते हैं। ये है एक सींग वाला गैंडा, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है। ध्यान दीजिए, ये जो काजीरंगा आपका राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ मिलता है बच्चों, असम में। ध्यान दीजिए, ये रहा आपका, देख लिया आप लोगों ने, इसको भी आपका प्रिजर्व कर रहे हैं। और ये है हिरन, देख लीजिए, ये क्या है, हिरन है। ये आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधता पर केंद्रित होती हैं। कह रहे आज की भी जितनी भी संरक्षण की आपकी चीजें हैं, ये किस पर डिपेंडेंट है आपकी बच्चों, हमारी जैव विविधता को केंद्रित करते हुए होती हैं कि हम लोग क्या करेंगे, हम जीव जंतुओं के साथ साथ हम अपनी डाइवर्सिटी को भी आपको कंजर्व करेंगे, ना कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व आपका मिल रहा है। वन्यजीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितली, पतंगों, भृंगों एवं ड्रैकुला फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया। 1991 में पौधों में भी 6 जाति पहली बार इस सूची में रखी गई। अब देखिए, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम केवल जीव जंतुओं को संरक्षित दे रहे हैं, नहीं, इसमें बहुत सारे ऐसे कीट भी हैं जिन कीटों को भी हम लोग आपका संरक्षित दे रहे हैं, चाहे आपके तितली हो, चाहे आपके पतंगे हो, भृंगे हो, जो काला काला मिलता है ना बच्चों, ब्लैक ब्लैक पतंगे जैसा, हम उसको बोलते हैं भृंगो। तो इन सब चीजों को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं। अब देखिए, अब है पॉइंट आपका वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण, कि हम किस प्रकार से वन्य जीव संसाधन और वन्य जीव के जो प्रकार है हम उनके वितरण को करते हैं, इसको हम लोगों को देख लेना चाहिए। यदि हम वन और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहते हैं तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनिमय अपेक्षाकृत कठिन है। कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपका वनों को और वनों में रहने वाले आपको जीवों को, उनको सबको संरक्षित करना चाहते हैं, तो चाहे वो उनका प्रबंधन हो, चाहे उनका नियंत्रण हो और चाहे उनका विनियमन हो, ये क्या है, ये अपेक्षाकृत आपका कठिन है। क्लियर है, क्यों कठिन है? अब देखिए, भारत में अधिकतर वन और वन्य जीव या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा अन्य विभाग के अतिरिक्त सरकार के प्रबंधन में है। क्या है, या तो सरकार के प्रबंधन में है या फिर उससे अलग है। और इनमें निम्नलिखित वर्गों में भी इनको आपको बांटा गया है। बहुत सारी कैटेगरी बनाई गई हैं, उन आप कैटेगरी को हम लोग एक बार देख लेते हैं। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्यजीव प्राणी के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। क्या माना जाता है उनको? सबसे अधिक आपका मूल्यवान माना जाता है। दूसरा है रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की गई है। क्या की गई है बच्चों? इनकी सुरक्षा की गई है। किस लिए? ताकि हम लोग आपका इन सारे वनों को नष्ट होने से आपका बचा सकें और हम इनको आपका प्रिजर्व कर सकें। अगला देखिए, अवर्गीकृत वन। सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहते हैं। यानी कि ये ऐसे वन हैं जिसमें कोई आपकी बंजर भूमि आती है, वहाँ के कुछ आपके जाति, समुदाय, जनजातीय लोग रहते हैं, या किसी व्यक्ति या फिर व्यक्ति समुदाय के बीच उनका स्वामित्व है, तो ऐसे को हम बोलते हैं अवर्गीकृत। अवर्गीकृत। आइए अब इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है, हम थोड़ा इस पर आपका विचार कर लें और इसको देख लें।
आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थ और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का 75% है। कितना है? टोटल वन क्षेत्र का आपका 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में भी कुल वनों का एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है। आरक्षित का मतलब होता है रिजर्व है जो, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, ओडिशा और राजस्थान में कुल वनों में आरक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। और यहाँ भी कैसा है कि जो यहाँ क्या है, यहाँ रक्षित है। वो कौन से हैं? आरक्षित हैं। और यह क्या है? रक्षित वनों का एक बड़ा हिस्सा है। अब देखिए रक्षित को समझ लीजिए एक बार दोबारा। वनों के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। वनों और जो हमारे और वन हैं वो और अधिक नष्ट ना हो, इसलिए हम लोग क्या करें, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम ऐसे वनों को रखते हैं। और आप इनको देख सकते, हरियाणा, पंजाब और आपके राजस्थान इत्यादि आपके प्रदेशों में इस प्रकार के वन आपके पाए जाते हैं। अब देखिए पूर्व उत्तर के सभी राज्य जो भी आपके नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन है तथा स्थानीय समुदायों का प्रबंधन में है, कि वहाँ जितने भी आपके स्थानीय प्रबंधन है, वहाँ की लोकल जातियाँ हैं, वही लोग वहाँ उनका प्रबंधन करते हैं, समन्वय करते हैं। इन सारी चीजों को आपका देखा जाता है, इन सारी चीजों को आपका नोट किया जाता है। ठीक है। अब देखिए समुदाय और वन संरक्षण। वन संरक्षण की नीति हमारे देश में कई नई बात नहीं है। कह रहे कि हमारे यहाँ अगर हम वन संरक्षण कर रहे हैं, हम वनों को सुरक्षित कर रहे हैं, और तो ये हमारे यहाँ कोई आपकी नई बात नहीं है। हम आमतौर पर इस बात से अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं, और कह रहे कि हम इस बात से अनजान हैं, यानी कि हम जानते नहीं है कि जो वन है कुछ मानव प्रजातियों का आवास भी है। आवास का मतलब है कुछ ऐसी जातियां आवास हैं जिनका घर है। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास पुरास्थलों को संरक्षण में जुटे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो उनका आवास है ये प्राकृतिक आवास, हाँ, उसको बनाने में, उसको जुटाने में जुड़े हैं, क्योंकि इसी से दीर्घ काल में उनका आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। और क्या होते हैं कि इनसे क्या होती है, दीर्घ काल में आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोग वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहां खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब देखिए सरिस्का एक आपका रिजर्व है, आपका बाघ रिजर्व है, और वहां पर आपका खनन हो रहा है, और उस खनन को बंद करवाने के लिए वो आपका संघर्षरत हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि वहाँ, और कौन लोग कर रहे हैं, गांव के लोग, वहाँ बंद हो जाए। ठीक है। कई क्षेत्रों में लोग स्वयं वन्यजीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों के लोग 1200 हेक्टेयर भूमि भैरवदेव डाकवा सेंचुरी घोषित कर दी है, जिसके अपने ही नियम कानून है, जो शिकार वर्जित है तथा भारी लोगों को घुसपैठ से यहाँ वन्य जीव को बचाते हैं। अब देखिए ऐसा नहीं कि पेड़ संरक्षण को, भूमि संरक्षण को आपका करने के लिए सरकार की नियम नीति की जरूरत है, नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, आप राजस्थान का एग्जाम्पल समझ रहे हैं कि कौन सा ऐसा रिजर्व है, टाइगर रिजर्व, जहां पर आपका खनन के लिए वो आपकी मांग उठा रहे हैं कि खनन वहां का बैन हो जाए। कुछ लोगों ने अपनी भूमि को रिजर्व बना दिया है, बाहरी लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी है। इस प्रकार की ये सारी चीजें कर रहे हैं ताकि हम पर्यावरण संरक्षण आपका कर सकें और अपने पेड़ पौधे जातियों इन सब चीजों को आपका संरक्षित करके बचा सकें।
इस तरह के सारे कार्य और इस आपका सारे प्रयास जो हैं वहाँ के गांव के स्थानीय लोग ये सब मिलकर कर रहे हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो पर्यावरण संरक्षण है वो हमारे क्या है बच्चों, आपको ध्यान देना है। वो हमारा एक कोई ऐसा नहीं है कि आज का काम है, हम उसे जान पहचान है, अनभिज्ञ नहीं है, हम उनको परिचित हैं, बस हम भूल गए हैं। आप देखिए, हम लोग तो जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को भी दैविक रूप में इसलिए पूजते हैं ताकि हम पेड़ पौधों का संरक्षण कर सके। क्या कर सके? आपका संरक्षण आपका कर सके। इसलिए अब देखिए, थोड़ा हमको पढ़ना चाहिए और इसको भी हम लोग आपका देखते हैं। पवित्र पेड़ों के झुरमुट विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति, प्रकृति की पूजा आपका सदियों पुरानी जनजातीय विश्वास है। कह रहे हैं जो लोग आपका प्रकृति की पूजा करते हैं वो क्या है? जनजातीय विश्वास है, जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों, मूल और एवं कौम मौर्य रूप में बचाकर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट यानी कि देवी देवताओं के वन कहते हैं। झुरमुट का मतलब है देवी देवताओं के वन। वनों के इन भागों में या तो वनों में ऐसे बड़े भाग के स्थानीय लोग ही घुसते हैं या नहीं किसी और को छेड़छाड़ करने देते हैं। ना ही घुसते हैं और ना ही किसी को छेड़छाड़ करने की कोई आपकी इजाजत या उनको परमिशन जो है वो आपको उनको मिलती है, ऐसा नहीं है। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदि काल में उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जाति महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। देखिए, एक जाति, दो जाति है, मुंडा अलग होती है और संथाल। मुंडा किसकी करते हैं? महुआ की पूजा करते हैं और कदम्बर पेड़ की संथाल पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजाति शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। शादी किसकी पूजा करते हैं? आम के और इमली के पेड़ के दौरान। हमसे बहुत से व्यक्ति पीपल और वृक्ष को आपके पवित्र मानते हैं, बट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। भारतीय समाज में अनेक संस्कृति हैं और प्रत्येक संस्कृति के प्रकृति और इनकी कीर्ति को संरक्षण करने के लिए अपनी पारंपरिक आपके तरीके हैं। आमतौर पर झरने, पहाड़ी चोटी, पेड़ पौधे आपका पशु संरक्षण मानकर संरक्षण दिया जाता है। आप अनेक मंदिर के पास बंदर और लंगूर पाएंगे। उपासक उनको खिलाते पिलाते हैं, मंदिरों के भक्ति भाव गिनवाते हैं। राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास आप काले हिरण, चिकारा, नीलगाय और कोरों के झुंड देख सकते हैं, जहां वह समुदाय का एक अभिन्न हिस्सा है और कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचाता। क्या नहीं पहुंचाता उनको? नुकसान। काले हिरण, आपके चिंगारी वाली सब चीजें। तो सबका एक अपना रूप है, कोई अपना दैवीय रूप मानते हैं, कोई उनको हिस्सा मानते हैं अपने समाज का, अपनी परंपरा का। इन सब चीजों को हम लोगों को इसमें देखना है। ठीक है बच्चों, ताकि आप इन सब चीजों को बहुत अच्छे से इनको देख सकें और इनको पढ़ सकें कि क्या आपकी सारी चीजें हैं और क्या ये चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो इतना आप लोगों ने पढ़ा है अभी तक, ध्यान दें। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज हमने आपके प्राकृतिक आपका संरक्षण की बात की, जैव विविधता को आपके संरक्षित करने की बात की, पेड़ पौधों को संरक्षण करने की बात की, और कैसे हमारे जाति व आपकी परंपराओं में पेड़ पौधों व आपका वन्य जीवों का आपका संरक्षण है, उस प्रकार को हम लोगों ने आपके इसमें देखा है और इसमें पढ़ा है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।